तो यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का जो रिवीजन पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो कल लास्ट तक बताया था ना मैंने, इंटरनल एनर्जी तक। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो टोटल कितने लॉ? टोटल 3 लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्टिल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका जो क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, हम लोग यूज करेंगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है यहाँ पर? यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, और बाकी जो साइन कन्वेंशन है, वर्क बाय द गैस नेगेटिव, वर्क ऑन द गैस पॉजिटिव, क्यू गिवन पॉजिटिव, क्यू आउट नेगेटिव। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, अदरवाइज आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे मान लो ऑप्शन कोई सॉल्व कर रहे हो, एक रहेगा +20 जूल, सेकंड रहेगा -20 जूल, थर्ड ऑप्शन रहेगा +50 जूल, फोर्थ रहेगा -50 जूल। तो आपका 50 आ जाएगा। तो मान लो 50 -50 आंसर है, तो अगर आपका -50 नहीं आया है तो आप +50 टिक मार दोगे। एक तो आएगा जरूर, तो एक आ गया तो मार दोगे। तो आप तो मैग्नीट्यूड सेम है, बट प्लस माइनस का ही बहुत इंपॉर्टेंट वो रहेगा, तो आपका गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो कोशिश करोगे साइन कन्वेंशन ठीक से पुट करने का। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर मैंने इन फिजिक्स में आई टू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क, और केमिस्ट्री में यूज करोगे डेल्टा यू यू एफ क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा वो रहता है करके कंफ्यूजन, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म देखोगे नया, उसके पहले देखो वर्क इन फ्री स्पेस। वर्क इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस मान लो ये पिस्टन बना देता हूँ। ठीक है, और फ्री ये अंदर में गैस डाल दिया हूँ। अब बाहर में क्या है आपका? कोई एयर नहीं है, स्पेस है। तो कोई एयर नहीं है, कोई स्पेस स्पेस है, दैट मीन पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? 0। पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन में कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टर्म जो आते हैं वो होता है आपका इंथैल्पी। ठीक है, तो इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी होता है इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीबी वर्क। एक नया टर्म है, एक नया टर्म है। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द इंटरनल एनर्जी प्लस पीबी वर्क, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। तो डेल एच कितना हो जाएगा? डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, और एक चीज याद रखोगे नोट करके, यहाँ पर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कैरिड आउट केमिकल रिएक्शन generally carried out at constant pressure।
कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाय डिफॉल्ट जैसे मान लो लैब में आप वर्क कर रहे हो, तो लैब का विंडो विंडो से खुला है तो हवा है, तो जनरली कौन सा प्रेशर लेते हैं हम लोग? 1 एटमॉस्फेरिक। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? कांस्टेंट प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके मैक्सिमम रिएक्शन लैब में जो हम लोग केमिस्ट्री में वर्क करते हैं। तो ये जो इंथैल्पी होगा एट द कांस्टेंट प्रेशर, इसी को आप लोग लिख सकते हो जो डेल एच होगा इक्वल टू क्यूपी। डेल एच होगा आपका क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल यू जो होगा वो होगा क्यूवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूपी इक्वल टू क्यूबी पी डेल वी। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखो, और यहाँ पर अपने को मालूम है सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? पहली बात तो सीवी ग्रेटर देन सीपी, सेकेंड सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और एक लिख सकते हो गामा सीपी अपॉन सीवी। तो तीन फॉर्म आप मतलब तीन चीज आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और इंटेलिजेंस के बारे में बता चुका हूँ, पीबीआर के बारे में। और यहाँ पर इसको डेल एच इक्वल टू डेल यू पी डेल पी को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैस मतलब हमेशा दिमाग में पी वी इक्वल टू एन आर टी दिमाग में घूमना चाहिए। तो यहाँ पर पी डेल पी को लिख सकता हूँ मैं एन आर डेल टी। जनरली क्या होता है, एन हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हो डेल एच डेल यू एन आर डेल टी। ठीक है, तो एक ही चीज हो गया। डाउट यहाँ तक किसी को? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन देता हूँ मैं। 10 डेसीमीटर क्यूब of O2 at 101.325 kilo Pascal at and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin. Calculate the heat absorbed del H and del U of this process at first at constant volume, second
एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और गिवन क्या क्या यहाँ पर गिवन है, सीपी सीपी आपका दिया है कुछ 25.72 प्लस 0.013 माइनस 3.86 इंटू 10⁻⁻, ये सीपी का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से आपको ही निकालना है, ठीक है। इसका फोटो खींचिए। यहाँ पर देखो, इसको सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या निकालते हैं, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से एन निकालते हैं। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। हीटेड एट 298 इज हीटेड टू इतना, ठीक है। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब del H and del U of this process at constant volume and constant pressure। तो n निकाल लेंगे, n कितना हो जाएगा यहाँ पर Pb अपॉन आर टी। तो ये जो वैल्यू पुट करोगे 1.325, तो माइक बंद करो, 10 8.314 इंटू 298, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0.409 मोल, ये आ गया। अब पहला निकालते हैं कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर, एक काम करो, ये आपका सीपी का कोई वैल्यू ले लो, ये थोड़ा सा वेरिएबल के टर्म में दिया है, तो आपसे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। सीपी का वैल्यू मान लो इतनी है 25.72, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा, इसका बोलते हैं हम लोग क्यूपी, और इसका वैल्यू क्या होता है आपका एन सीपी डेल टी, एन सीपी डेल टी। एन मालूम है, सीपी मालूम है, डेल टी मालूम है। सेकेंड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम माने क्या हो जाएगा आपका डेल एच इक्वल टू हो जाएगा क्यूबी, ये हो जाएगा एन सीबी डेल टी। और सीबी कितना निकल जाएगा, सीबी हो जाएगा आपका सीपी, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, तो सीबी कितना हो जाएगा यहाँ पर सीपी माइनस आर, ये हो जाएगा आपका सीपी माइनस आर इंटू एन इंटू डेल टी। बाकी सब कुछ दिया है, निकल जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। कोई डाउट है? ऐसे देखो, माइक माइक सब बंद कर लो। एक क्वेश्चन और कराता हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन when 1 mole of zinc dissolve in HCl at 273 Kelvin. First, and open beaker. Second, close beaker at, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, हेलो, सोचो क्या होगा। सबने क्वेश्चन को देख लो।
देखो, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द 1 मोल ऑफ जिंक डिजॉल्व इन HCl। तो यहाँ तो कोई गैस नहीं है, तो गैस नहीं है तो क्या वर्क होगा? वर्क होगा कैसे होगा? देखो यहाँ पर मैंने HCl, इसमें क्या किया मैंने, जिंक डाल दिया, तो Zn प्लस HCl मेरे क्या बनाएगा आपको? H2 गैस, और प्लस क्या बनाएगा यहाँ पर? ZnCl2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगा, और यही गैस बन के क्या बनेगा आपका? हेल्प करेगा वर्क में। तो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगा बाय रिएक्शन, और उसी गैस को अपने को लेना है। तो अब यहाँ पर देखना है कितना मोल गैस बनेगा, क्योंकि अपने को जो वर्क निकालना है, वर्क होता है P डेल V, और गैस के लिए PV इक्वल टू nRT। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोला है, यहाँ बस वॉल्यूम के बारे में कितना चेंज नहीं बताया है, बस बोल दिया 1 मोल ऑफ Zn, और कितना दिया टेम्परेचर 273। तो डेल टी भी कितना हो जाएगा? बस NR डेल टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपके पास 1 मोल कितना दिया हुआ है, यहाँ अगर रिएक्शन देखोगे, Zn प्लस HCl H2 ZnCl2, तो यहाँ पर 2HCl कर देता हूँ, तो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा? मोल 1 मोल। तो अपने को क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस कितना मिल गया? इतना। और यहाँ पर प्रेशर कितना है? 1 atm। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। ठीक है, कोई डाउट है? तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका वर्क P डेल V, और यहाँ गैस क्या कर रहा है? गैस अपने से एक्सपेंड होगा, ओपन बीकर है, तो गैस खुद एक्सपेंड होगा, तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि गैस खुद वर्क कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाले बीकर क्या है? क्लोज है, इसको क्लोज कर दिया हूँ। जब क्लोज होगा तो एक्सपेंड तो नहीं होगा, नो एक्सपेंशन। या नो कंप्रेशन। तो डेल वी कितना हो जाएगा? यहाँ पर डेल वी 0, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आते हैं जो प्रोसेस के कुछ वर्क है। वर्क ऑन सम प्रोसेस, पहला आइसो बारिक से पी कांस्टेंट होता है, इसमें वर्क कितना होगा? वोल्टन बाय द गैस माइनस पी इंटू डेल वी। सेकेंड आइसोकोरिक, पी से बी कांस्टेंट, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। थर्ड आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट, इसमें वर्क बाई माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, और इसका P के फॉर्म में log P1 अपॉन P2, उल्टा होता है, याद रखोगे। एक V2 अपॉन V1 होगा और एक P1 अपॉन P2। फोर्थ एडियाबेटिक, ठीक है, एडियाबेटिक जिसमें
डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है, नो हीट एक्सचेंज होता है, कोई भी क्या होता है हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इसमें वर्क बाय द गैस माइनस क्या होता है आपका एंड आर गामा माइनस 1 डेल टी, और एक को क्या लिख सकते हो एन पी वन पी टू माइनस पी वन अपन गामा माइनस, और गामा क्या होता है यहाँ पर सी पी अपॉन सी बी। कितने टाइप से वर्क हो गए, ठीक है। अब देखो मान लो कोई पॉलीट्रॉपिक क्या नंबर हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हमेशा बहुत यूजफुल इक्वेशन है वाला, ठीक है। अब देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी होता है, फिर पी बी कांस्टेंट के इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क जो निकालोगे हमेशा पी इंटीग्रल डीवी इस फॉर्म को यूज करोगे, इंटीग्रल फॉर्म को, ठीक है। इसमें अब आते हैं नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या है, उसके पहले एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन क्या बोलते हो, प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दैट every molecule associated with each degree of freedom energy is 1 by kT, where k equal to Boltzmann constant, ये क्या होता है यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा एक मॉलिक्यूल का 1/2 kT, if molecules has f degree of freedom, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा टोटल F/2 kT, F/2 kT, ठीक है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 kT, ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर उस एटॉम का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा F/2 kT, तो यही जो एनर्जी होता है यही एनर्जी होता है उसका इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे इंटरनल एनर्जी के बारे में, इट इज अ प्योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, इससे पहले मैं, तो फिर से एक बार इसको, एक्चुअली में ये सब चीज़ आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, तो इसलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है या जो इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, प्योर आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो क्या होता है उसका रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल। तो अब आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या है। जिसको हम लोग एफ से डोनेट करते हैं, कहीं और कुछ डोनेट करते हैं, ठीक है। इज अ नंबर ऑफ टर्म्स या एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म्स या एक्सप्रेशन विच इज इंडिपेंडेंट इन एनर्जी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लो एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो एक मोनोटॉमिक लेता हूँ, मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिक ये है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं स्पेस में, सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन, सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, रोटेशनल तो करेगा नहीं। इसमें रोटेशनल एंड एक वाइब्रेशनल, तीन टाइप एनर्जी काउंट करते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्या करेगा, आपके पास तीन टाइप से इसके पास होगा, एक होगा आपका वी एक्स इधर, दूसरा होगा वी वाई इधर, तीसरा होगा वी जेड यहाँ। तो जब इसका एनर्जी एक्सप्रेस करेंगे, तो जो एनर्जी एक्सप्रेस करते समय ई हाफ एम बी एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी वाई स्क्वायर, हाफ एम बी जेड स्क्वायर। तो देयर आर थ्री इंडिपेंडेंट टर्म टू एक्सप्रेस द एनर्जी। क्यों? क्योंकि वी एक्स जो है एक्स की डायरेक्शन में, और वी वाई जेड की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन वी जेड जेड, और तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो थ्री इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो थ्री इंडिपेंडेंट टर्म है, तो एफ कितना हो जाएगा, थ्री। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया यहाँ पर, थ्री। अब मान लो डायटोमिक लेता हूँ, तो डायटोमिक का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। रिजिट लिया हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो, इट हैज बोथ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है। तो ट्रांसलेशन तो आपका हो जाएगा तीन एक्सिस में, ये हो जाएगा आपका बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब जो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसका हम लोग तीन टाइप से निकाल सकते हैं आई। एक इसके अबाउट आई निकल जाएगा, ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। और एक इसके अबाउट निकालेंगे, और तीसरा जो निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट,
तो इस एक्सिस के अबाउट आई कितना हो जाएगा, 0। इस एक्सिस के अबाउट आई कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल मास होता है ना, शेप क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और मोमेंट इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। जब इसका शेप नेग्लिजिबल है तो एक्सिस के बाद तो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, तो आई 0 हो गया। इसमें आई नॉट इक्वल टू 0, इसमें आई नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा हाफ आई, मान लो इसको एक्स ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, और दिस हाफ इंटू 0, दैट्स 0। तो अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ई टोटल हाफ के एम बी एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी जेड स्क्वायर, प्लस ये ट्रांसलेशनल हो गया। नेक्स्ट होगा आपका हाफ आई, तो टोटल कितने टर्म हो गए यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म, 1 2 3 4 5। तो ई कितना हो गया बस 5, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो, तो एफ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे करके डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब समझ में आया सबको, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने लास्ट में भी कराया था, ठीक है, तो फिर से एक बार इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इक्विपार्टीशन एनर्जी था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कराया था अभी, के टी इक्वल टू एफ बाई 2 के टी काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज स्टोर एज ए, दिस स्टोर एज ए व्हाट, इंटरनल एनर्जी, इसी को बोलते हैं यू एफ बाई 2 के टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एफ बाई 2 के टी। तो यहाँ से हम लोग यू को जानते हैं हम लोग एन सी बी टी, एन सी बी टी। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है, के और आर में रिलेशन क्या होता है, के और आर में रिलेशन क्या होता है, हम्म, के और आर में रिलेशन एन नॉट बाई आर, आर इंटू एन नॉट, आर इंटू एन नॉट इंटू टी। और ये तो यू, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर देखो, ये दोनों चीज क्या सेम है। यहाँ पर हम लोग एक मोल के लिए लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गलत बता रहे हो क्या, एन इक्वल टू 1 मोल ले लो, टी यू इक्वल टू हो जाएगा सी बाई टी। ठीक है ना, के इक्वल टू आर इंटू एन नॉट। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सी बी इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर। और यहाँ से सीपी हो जाएगा आपका, सीपी कितना हो जाएगा, और गामा आर गामा माइनस 1, और इसको थोड़ा सा ये करोगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा आर गामा माइनस 1।
और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ। तो ये गामा और एफ का रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गामा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे सीबी, सीबी क्या आपका एफ बाई टू आर, एंड सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर गामा आर माइनस गामा माइनस वन। तो हमें जो रिलेशन मिलेगा यहाँ पर एक टेबल, ठीक है। तो सारा चीज यहीं से डिराइव कर सकते हो, ये याद रख सकते हो। तो यहाँ पर एक आपका होगा मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिकली एफ कितना होता है 3, सीबी कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना है 3, 3/2 आर, और सीपी कितना होता है सीबी प्लस आर, ठीक है। और सीबी कितना था अपने पास एफ बाई टू आर प्लस आर, ये हो जाएगा आपका, आर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एफ प्लस 2 अपॉन 2। तो इसमें क्या करोगे आप, सब कुछ सेम रहेगा, जो रहेगा 2 का ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा सीपी 5/2 इंटू आर। तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा 5/3 एंड दैट इक्वल टू 1.67। ये भी याद रखोगे, ये भी याद रखोगे। सेकेंड डाया, डाया में कितना होता है 5, ये कितना हो जाएगा 5/2 आर। सीवी, सीवी क्या होता है ओरिजिनल, उसका इंटरनल एनर्जी होता है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना इंटरनल एनर्जी होगा, इसलिए सीवी क्या होगा, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसी का डायरेक्टली होगा। और सीपी क्या होता है 2 टाइम्स ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा 7/2 आर, ऐसा करके याद रख सकते हो। और ये हो जाएगा 7/5। और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा गामा क्या होगा उतना कम होगा, क्यों, बाय दिस रिलेशन। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका वैल्यू कितना 1.4। लास्ट वाला आते हैं आपका पॉली, ठीक है, और नॉन लीनियर। तो इसमें कितना होता है 6 लेते हैं, तो f/2 आर, और ये कितना हो जाएगा 8/2 आर, ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 यानी कि 1.3। तो यहाँ पर देखो जैसा जैसा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते गया इसका वैल्यू क्या होते गया, कम होते गया। तो ये भी याद रखोगे, यहाँ से एफ का वैल्यू दी जाएगा कुछ, फाइंड द गामा, रिलेशन याद रहेगा तो याद रहेगा। हाँ हाँ काट सकते हो, ठीक है, डाउट इसमें। तो यहाँ पर देखो गामा हमेशा जो रहेगा, वन और टू के बीच का वैल्यू रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गामा 3 से कम हो ही नहीं सकता, गामा 3 से कम हो नहीं सकता। ऐसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला आ सकते हैं गामा डाई बिटवीन 1 to 2, सेकेंड 1 to 5, थर्ड मान लो लिख सकते हैं आपका 7 to 8, फोर्थ नन। तो ये तो 1 से बड़ा होगा ही होगा, क्यों, गामा का वैल्यू, एफ का वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकता है। एटलीस्ट मोनोटॉमिक का तो 3 फ्री डिग्री होगा, और 3 होगा तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद आप जितना भी बढ़ा लो, जितना बढ़ाओगे गामा का वैल्यू क्या होगा उतना कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो 1 से बढ़ेगा नहीं कभी, 1 से बड़ा और 2 से हमेशा छोटा ही रहेगा, 2 के ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है।
सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में टोटल कितने लॉ? 3 लॉ याद रखोगे। सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ का बहुत से डिफिनेशन है, ठीक है। जो मेनली डिफिनेशन है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ से एक नया टर्म मिला आपको, एंट्रोपी। एंट्रोपी को ऐसे डिनोट करते हैं, एंट्रोपी होता है क्या है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस। क्या होता है आपका? डिग्री ऑफ रेंडमनेस। जितना ज्यादा आपका रेंडमनेस होगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। और इसका एक ही फार्मूला निकालने का, डेल एच इक्वल टू अपने लेवल में डेल एच अपॉन टी या क्यू अपॉन टी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगा इस पर बेस्ड आएगा। और थ्योरेटिकल आ सकता है, ठीक है। तो डेल एच जो होता है आपका, ये होता है एस एफ माइनस एस आई। तो एंट्रोपी का डिग्री ऑफ रेंडमनेस, जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा सिस्टम का एंट्रोपी होगा, और एंट्रोपी लेवल ऑलवेज इंक्रीजेस। और भी इसके स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंजन, ठीक है। एक प्लैंक्स का है, एक कैलिसिस का है, तो सब बता चुका था, तो उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। थर्ड लॉ क्या है इसका? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या है, किसी को याद है? एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ ए perfectly crystalline is जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन का एंट्रोपी कितना होता है? जीरो होता है। तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ। अब आते हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। देखो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर क्या देख रहे हैं? पैरामीटर आप देख रहे हो, एक एक बार नए नए पैरामीटर सीख रहे हो। जैसे मान लो पहले क्या सीखे हम लोग, इसको थोड़ा समझना होता है क्या है ना। पहले पढ़े हम लोग इंटरनल एनर्जी, सेकंड पढ़े हम लोग पीबी वर्क, थर्ड पढ़े हम लोग इंथैल्पी, फोर्थ पढ़ रहे हम लोग एंट्रोपी, फिफ्थ पढ़ रहे हम लोग जी गिब्स एनर्जी। तो इतने सारे जो पैरामीटर है, ठीक है, ये सब पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? देखो होता है क्या, जैसे इंटेलिजेंस पढ़े, वर्क पढ़े, तो कहीं कहीं क्या होता है, कुछ तक जैसे हम लोग कुछ नया चीज बनाए, नया चीज बनाने के बाद क्या होता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमें दिमाग में रहता है, उस दिमाग को रख के हम लोग फार्मूला लगा दिए, हम सोचे कि वो प्रूफ हो गया। बट ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रहते हैं जहां पर तो वैलिड नहीं होता है। तो अब वो वैलिड नहीं होता, एक बाउंड्री बन गया, जहां तक वो वैलिड हुआ उसके बाद जहां से वैलिड शुरू नहीं हुआ, तो उसको लिंक करने के लिए एक नया पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, जिससे जो लोग हम लोग पहले आ चुके हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। जैसे इंथाल्पी, इंथाल्पी क्या है? डेली यूनिट ऑफ वर्क। कहीं कहीं अपने को दोनों एक साथ निकालना पड़ रहा है, तो इंथाल्पी यूज करना पड़ता है। अब इंट्रोपी क्यों है? इंट्रोपी ऐसा देखा गया है, कुछ कुछ रिएक्शन में डेल एच कहीं नेगेटिव हो रहा है, कहीं पॉजिटिव हो रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसमें रेडनेस बढ़ रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उसमें कुछ वैलिड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग रेंडमनेस लेके आके डिग्री। अब डिग्री और फ्रीडम ला है, कुछ कुछ हम लोग ऐसा देखें जहां पर इंट्रोपी घटना चाहिए था, बट वहां ऐसा एग्जाम्पल देखें जहां पर हम लोग लग रहा है कि इंट्रोपी घट रहा है। अब इंट्रोपी घट रहा है, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इंट्रोपी जो कि घटना नहीं चाहिए, तो फिर उसको वैलिडिटी करने के लिए क्या देखा, लेकिन वो तो नेचर में तो प्रोसेस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा फिर।
तो उसके डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लेके आए कि गिव्स फ्री एनर्जी। तो ऐसा करके हर एक पैरामीटर एक दूसरे से लिंकअप है, एक पैरामीटर के बाद दूसरा पैरामीटर आने का रीजन होता है उन दोनों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? नॉन एक्सपेंशन यूजफुल वर्क। नॉन एक्सपेंशन यूजफुल वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पिस्टन बनाए, पिस्टन में कौन सा वर्क होता है? जनरली एक्सपेंशन। अब जैसे फैन चल रहा है तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक हो रहा है। तो इसमें अगर कुछ एनर्जी को हम लोग कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दें, एक्सपेंशन पीवी और छोड़कर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है। अब तीनों में रिलेशन होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल जी इक्वल टू जो हम ड्राइव भी किए होंगे 11th में, तो नेगेटिव ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क। यहाँ पर देखो डेल एच में, डेल एच तो इंट्रोपी को जोड़ने वाला डेल जी। अब इसमें क्या होता है? एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, थर्ड होता है आपका इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखोगे स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना है? डेल जी लेस देन जीरो। और इसके लिए क्या होगा? डेल जी ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए क्या होगा? डेल जी जीरो। तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया जहां आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो डेल एस क्या होता है वहां पर? जैसे डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए था। के लिए हम लोग नया पैरामीटर डिफाइन किया एंट्रोपी। तो ऐसे करके आपका एक लॉ, दूसरा लॉ, थर्ड लॉ जो आया, और एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर। ठीक है।